अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट की दुनिया में बड़ा भौचाल है। अगर दुनिया से कहूं कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्रिकेट की दुनिया में बड़ा भौचाल मच गया है। नजम सेठी साहब चले गए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था जिसने चेयरमैन की नॉमिनेशन करनी थी, अब मामला अजीब से हो गए हैं। ज़का अशरफ साहब, नजम सेठी साहब आए चले गए, एक ट्वीट के जरिए आए, एक ट्वीट करके चले गए। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? हमारे चेयरमैन की तब्दीलियां आखिर लेकर हमें किस तरफ जा रही हैं? नए चेयरमैन के साथ नई डीलिंग होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप हो रहा है, 4 मैचेस पाकिस्तान, 9 मैचेस बाहर। इसका भी बड़ा प्रेशर था नजम सेठी साहब पर, और शायद ये जीत उस तरह से अपनी रजिस्टर करवा नहीं पाए नजम सेठी साहब, जिस तरह से ये जीत के लिए उन्होंने फौरी तौर पर एक पैगाम, वीडियो पैगाम जारी किया था, जो आपने हमने सब ने मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल और हमारे टेलीविज़न चैनल पर भी देखा। ये मामलात हमें लेकर कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट को क्यों बार बार सियासत की नज़र किया जा रहा है? ये वाहिद गेम बच गई थी जिसमें कुछ बेहतरी थी, जिसका अपना स्ट्रक्चर है, जिसने खिलाड़ियों को इज्जत दी, जिसने खिलाड़ियों को पैसा दिया और पाकिस्तान में सुपरस्टार्स पैदा कर रही है। ये वाहिद गेम रह गई है इस वक्त, वरना कहीं ये ना हो खुदा न खास्ता, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। कल भी इस पर थोड़ी बात की थी कि इसका हाल हॉकी जैसा ना कर दिया जाए सियासत की नज़र करके। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे लिए उस्तादों की तरह, वो जब बोलते हैं लिखते हैं तो हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं और उनसे सीखते हैं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, थैंक यू सो मच। क्रिकेट कमेंटेटर काशिफ शबीर ने हमें ज्वाइन किया, साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नसीम भाई, क्या मामला चल रहा है सर? कैसे देख रहे हैं इस बड़ी तब्दीली को, बल्कि सबसे बड़ी क्रिकेट की तब्दीली को? खोकर साहब, असल में क्या है कि लीगल मामलात आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। हालांकि ये गेम ज्यादातर सिर्फ ग्राउंड में खेला जाना चाहिए। आप अंदाजा करें कि जिस दिन मैनेजमेंट कमेटी का आखिरी दिन था, उस दिन भी आमिर सुहेल साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, ने एक लीगल नोटिस भेजा मैनेजमेंट कमेटी को कि आप जो इजलास कर रहे हैं वो कानूनी नहीं है, क्योंकि आपकी मुद्दत 19 तारीख को खत्म हो गई है और उसी दिन गवर्निंग बोर्ड का तकर्रुर भी किया गया। कहने का मकसद ये कि इस तरह की बातों से जग हसाई होती है मुल्क की। आपके एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए माजी में भी हमने देखा कि अदालतों के चक्कर लगते रहे। आज भी ये सूरत हाल दिखाई दे रही है। आखिर ऐसी क्या चीज है? देखिए, उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। अरसलान, अभी आप भी बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि लोग हमें सीरियस नहीं लेते। आप लोग समझते हैं कि आज ये चेयरमैन है, कल दूसरे चेयरमैन है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि नजम सेठी हट गए, ज़का अशरफ आ गए। वो भी माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन स्टेबिलिटी दिखाई देनी चाहिए, एक ठहराव दिखाई देना चाहिए। ये बहता हुआ दरिया दिखाई नहीं देना चाहिए कि उसके बाद फिर वही होता है कि वो बहता हुआ दरिया है, हर कोई हाथ धो लिया, हाथ साफ किए और इसी तरीके से तमाम क्रिकेट बोर्ड हमें ले रहे होते हैं। हम बहता हुआ दरिया ना हो, हम एक ठहराव वाला मुल्क, क्रिकेटिंग कंट्री कहलाए, जो सारी दुनिया में होता है। अब सौरभ गंगुली ने अपने साल मुकम्मल किया, रॉजर बिनी अपने साल मुकम्मल कर रहे हैं। ये पड़ोसी मुल्क की बात है। देखिए, जहां जहां इनस्टेबिलिटी होती है वही बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होती है। नजमुल हसन इलेक्शन के जरिए आते हैं, पाकिस्तान में नहीं होता। दुनिया भर में अगर आप उठा के देखेंगे तो सूरत हाल एक हम है, एक श्रीलंका है। उनके बारे में कहा जाता है वो डिफॉल्ट हो गए, हम तकरीबन करीब जा रहे हैं। तो जहां सिस्टम नहीं होते, जहां पे सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, वहां पर नेशन मुश्किल में रहती है। और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। देखिए, आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे अरसलान की, कौन हमें सीरियस लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, हम अपने खिलाड़ियों का कितना नुकसान कर रहे हैं। पिछले कोई महीने भर से खबर आ रही है कि जो नए कोच हैं ब्रैडबर्न, या जो हमारे डायरेक्टर क्रिकेट है मिकी आर्थर, जो फॉर्मर कोच रहे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि आप एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेल लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना माइंडसेट चेंज करेगी। अब एग्रेसिव प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होंगे। अभी खिलाड़ियों ने खुद को एग्रेशन में डालना शुरू किया होगा, और अभी जो है वो नए कोच आ जाएंगे, शायद इनको मौजूदा कोच को तब्दील कर देंगे। हमेशा यही होता है, क्योंकि हमने देखा सिलेक्शन कमेटी बदली, कोच बदले, जब नजम सेठी साहब आए थे, मैनेजर बदले, रेहान साहब मैनेजर आ गए थे। ऐसी बहुत सारी चेंजेस हमने देखी कि नए नजम सेठी साहब के दौर में हुई। ज़का अशरफ साहब भी वही करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना करें। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये हक है ज़का अशरफ साहब का कि वो अपनी टीम बनाए, आप अपनी टीम को स्ट्रांग करके लेकर आए। आप
और वो टीम जो है वो डिलीवर करने की सलाहियत रखती हो। बिल्कुल लेकिन ठीक है। नजीम अच्छा सेठी साहब के नसीम साथ भाई, एक चीज़ और भी है जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, वो है सिलेक्शन और इलेक्शन। ये दो चीज़ों के दरमियान हम फंस के रह गए। हमारे पास इलेक्शन तो होता नहीं, सिलेक्शन बहरहाल होती है, और वो सिलेक्शन के ज़रिए जब दो नाम आते हैं बीओजी में, तो वो भी वहीं से आते हैं जिन्होंने उन्हें सिलेक्ट करना होता है। पहले से पता होता है कौन सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम काशिफ शबीर साहब ने अगर ज्वाइन कर लिया, काशिफ है मेरी आवाज़? जी काशिफ भाई, पहले तो ज़रा आपसे इस पे बात करता हूँ। ये जो सिलेक्शन इलेक्शन, नसीम भाई ने खुद ही इसका बड़ा जिक्र कर दिया है। पूरा वो स्ट्रक्चर जो है चेयरमैन की सिलेक्शन या इलेक्शन का, जो भी वो उन्होंने पूरा बता दिया। अब ये जो सिलेक्शन है ना, इसमें हम फंस के रह गए। दो नाम आते हैं। इस बार तो और ख़तरनाक काम ये हो रहा है कि आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है इस सारी चीज़ में, ज़का अशरफ साहब का नाम लाने में, जबकि पैटर्न इन चीफ का इख्तियार है जो कि वज़ीर आज़म है कि वो नाम देते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो कोalition गवर्नमेंट है, तो उसके प्रेशर में फिर ये मामला बन गया। क्या देख रहे हैं इसको, कहाँ जा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जैसा आपने खुद ही आखिर में कह दिया कि कोalition गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की वजह से हर एक को खुश करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरी सबसे पहली बात यही होगी कि इस इदारे को ए पॉलिटिकल होना चाहिए। पैटर्न इन चीफ डेफिनेटली अगर वजीर आजम है तो वजीर आजम ही रहे, लेकिन इसको पॉलिटिकल सारे सिनेरियो से अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसका सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो इस इदारे पर भी आएगा, जो कि आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप खुद देख लें कि हम इतनी मेजर लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया के साथ, अपनी अपनी साख को बचाने के लिए पूरी दुनिया में जंग हो रही है। अभी वर्ल्ड कप का फैसला होना है, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 1996 के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए भी हम जंग लड़ रहे थे कि दरमियान में हमारे अपने ही मसाइल शुरू हो गए। इससे दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खुद अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं, हम खुद संजीदा नहीं है अपने मसाइल में, या अपने इदारे को बनाने के लिए हम संजीदा नहीं है। इसीलिए दुनिया हमें संजीदगी से लेती नहीं है, इसलिए दुनिया जो है वो हमें रोल कर चली जाती है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो इसको ए पॉलिटिकल होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, एक इसका फिक्स टेन्योर होना चाहिए। अगर ये टेन्योर जो है 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, उस टेन्योर को मुकम्मल होना चाहिए। उसके दरमियान में कोई रुकावट ना आए, गवर्नमेंट आए गवर्नमेंट जाए, लेकिन ये इदारा उसी हिसाब से चलता रहेगा तो हम प्रोग्रेस करेंगे। ये सिर्फ इदारे में 5-6 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टेक नहीं है, पूरे पाकिस्तान की जवान नस्ल का स्टेक है, उनके फ्यूचर स्टेक पे लगे हुए हैं। पहले एक गवर्नमेंट आई, उसने फैसला किया रातों रात के जी हमने इदारे डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर देनी है। उसका नतीजा ये क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई पाकिस्तान में, तमाम वो लड़के जो क्रिकेट खेलते थे वो बेरोजगार हो गए। तो वहां पर क्या टैलेंट आएगा आपको? और जब ये गवर्नमेंट आई, इसने कहा दोबारा से हम डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए इंस्टेबिलिटी जो है वो तो हर डिपार्टमेंट हर एक के लिए नुकसानदेह होती है। और ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा इदारा जिससे दुनिया की नजर हो, जिसमें पाकिस्तान की साख जिसके साथ इन्वॉल्व हो, मैं समझता हूँ उसके साथ बहुत गलत बात है जो हम कर रहे हैं इसके साथ, और ये ऐसा किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा रह गया है जो अपने पाँव पर खड़ा है, जो अपनी ही कमाई के साथ अपने ही खिलाड़ियों को सर्व कर रहा है, टैक्स भी बड़ा भारी भरकम देता है, अपनी सारी उनकी जितनी ग्राउंड्स हैं या जितनी तनसीबात हैं सब अपनी हैं पीसीबी की। और ये इदारा था जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि यार अभी तक ये, बल्कि हम तो हॉकी के प्लेयर्स को या हॉकी फेडरेशन को मैं ये मशवरा हमेशा देता हूँ कि इसकी तरफ देखें, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करें, उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करें, तो शायद हॉकी में भी बेहतरी आ जाए और हॉकी भी खड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो नसीम भाई से इस पर बात करता हूँ कि खुदा न खास्ता ये सिर्फ मेरा अपना वहम है, क्योंकि मुझे शायद ये वहम बहुत ज़्यादा होने लगा है कि कहीं इसका हाल हॉकी जैसा ना कर दिया जाए सियासत की नज़र करने के बाद, क्योंकि सियासत अब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है इस गेम में, जहाँ पर नहीं थी वहाँ पर भी इन्वॉल्व होगी। वापस आते ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा मेरे खदशात हैं, मैं चाहूँगा कि नसीम भाई हमारे साथ मौजूद है, नसीम राजपूत साहब, उनसे भी ये जान लेता हूँ, काशिफ शबीर साहब से भी जान लेता हूँ। नसीम भाई, वाहिद इदारा है जो अपने पाँव पर खड़ा है, बड़े लंबे अरसे से बेहतरी कर रहा है, इतनी बेहतरी कर रहा है कि खुद कफ़ील है ये इदारा, अगर मैं कहूँ तो ये ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। खुद कफ़ील है, कमाई खुद करता है, लगाता भी खुद है, प्लेयर्स की प्रोजेक्शन भी खुद कर रहा है, प्रमोशन भी कर रहा है, स्पॉन्सर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, दुनिया भर में सुपरस्टार्स जो मौजूद हैं वो वाहिद इसी गेम से जुड़े हैं पाकिस्तान के। कहीं इसका हाल भी हॉकी जैसा ना कर दे ये सारी सियासत मिल के? खोकर साहब, ऐसा होगा नहीं। इस वजह से कि ये एक प्रोफेशनल गेम है, हॉकी एक मैच्योर गेम है।
आप जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर भी हॉकी खेली जाती है वहां पर भी ये मैच्योर गेम है, लेकिन उनकी मईशत इतनी स्ट्रांग है कि उनकी हुकूमत, उनके प्राइवेट इदारे और मुख्तलिफ जो उनके इदारे होते हैं, लाइक जैसे हमारे यहाँ केएमसी, वाटर बोर्ड, इस तरीके के, वो सपोर्ट करते हैं खिलाड़ियों को। यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ हुकूमत की जानिब देख रहे होते हैं, कोई एक सिंगल स्पॉन्सर भी नहीं आता हॉकी की जानिब। वेयर इज क्रिकेट इज कंसर्न, अगर हम एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले जाते हैं तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे मिल जाते हैं। मैं बात ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग की या अपने मुल्क में होने वाली होम सीरीज की। हम अगर कोई एक इंटरनेशनल इवेंट खेल लेते हैं तो फिर साल भर का खर्चा हमारा या 2 साल का खर्चा हमारी किटी में आ जाता है, तो हम क्रिकेट से मिला नहीं सकते। फिर दूसरी चीज ये, हॉकी को तबाह करने में, बाकी आप बात सही कह रहे हैं कि उनके अपने ओलंपियंस का बहुत बड़ा रोल था, और यहाँ पर शायद चेयरमैन का रोल आ जाएगा या फॉर्मर क्रिकेटर्स का रोल आ जाएगा। फाइनेंशियली तबाह हो ना हो, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या खेल के लिहाज से शायद हो सकता है कि नुकसान हो जाए अगर इस तरीके की चीजें रहें। ये अरसलान साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन शायद क्रिकेट और हॉकी में हमेशा फर्क रहेगा। अभी काशिफ भाई ने बात कही थी, देखिए उन्होंने कहा कि एक टेन्योर होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, वो हो नहीं सकता। इस वजह से नहीं हो सकता कि वो एक ही सूरत में हो सकता है कि जमहूरी अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तश्कील किया जाए। अभी 4 महीने में तो आप जमहूरी अंदाज से तश्कील देते हैं। इससे पहले एहसान मानी साहब को भी टास्क मिला था कि आपने जो है वो रीजन्स के इलेक्शन कराने, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कराने, डिपार्टमेंट तो उस वक्त थे ही नहीं। उन्होंने कोई सिंगल इलेक्शन नहीं कराया, वो 3 साल एंजॉय, 3.5 साल एंजॉय करके चले गए। अच्छा नसीम भाई, ये जो कानूनी तब्दीलियां करते रहते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 2014 वाला 15 वाला कानून जिसके तहत ज़का अशरफ साहब गए, फिर वो वापस आ गए, अब ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, अभी फिर बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था रीजन्स का, डिपार्टमेंट का, वो भी अब लटक जाएगा, वो भी टेबल पे पड़ी रह जाएगी फाइल। मेरा नहीं ख्याल टेबल पे पड़ी रह जाएगी। अगर ज़का अशरफ साहब या उनकी टीम इस चीज को फॉलो नहीं करेगी तो फिर बहुत क्रिटिसाइज होगा कि देखिए नजम सेठी साहब को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली थी, तो इस वजह से मिली थी कि 2014 का आइन बहाल हुआ जहां डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। मैं रीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टीमें रीजन्स की उस वक्त भी खेल रही थी। मेन फर्क डिपार्टमेंट था कि जहाँ खिलाड़ियों को रोजगार मिल रहा है। तो अगर वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करते, उससे पहले मामला जो था एहसान मानी साहब के दौर में, वो उस वक्त के वजीर आजम का अपना फैसला था। वो आज से भी वो सालों से ये बात करते थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी हमने जितने चेयरमैन देखे वो सब बात करते हमारा मुल्क गरीब है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल डिपार्टमेंटल क्रिकेट रुकेगी। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि टेन्योर दे ही नहीं सकते, जब यहाँ वजीर आजम के टेन्योर का नहीं पता तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेन्योर को कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं? वेल सेड। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसले है। इन मसाइल से निकलने के लिए देखिए, हम नारे तो बहुत लगाते हैं, हम जमहूरी अंदाज से चल रहे हैं, जमहूरी दौर है, लेकिन हमारी जमहूरियत हमारे इदारों में दिखाई कहाँ देती? आपने बड़ी सही बात कही है, हमारे तो जमहूरियत अपने इदारों में दिखाई नहीं दे रही। और दूसरा यही बात ज़रा काशिफ शब्बीर साहब के, अगर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर से हट के, जिस तरह से सियासत इन्वॉल्व हो रही है चेयरमैन के मामले पर, मुझे बड़ी हैरत होती है। ये सारे जो चेयरमैन बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये फुटबॉल के क्यों नहीं हेड बनना चाहते, ये हॉकी के हेड क्यों नहीं बनना चाहते, ये बैडमिंटन के हेड क्यों नहीं बनना चाहते, ये उन बॉडीज़ में तो जाना नहीं चाहते जिसको देखो उसका शौक क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व है, शोहरत इन्वॉल्व है। क्या कहते हैं काशिफ शबीर साहब? आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जबरदस्त किस्म का 2 लाइन में जवाब भी दे दिया। बिल्कुल यही वजह है जिसकी वजह से जो है सारा पॉलिटिकल गेम चल रही है। आप आज यहाँ से स्पॉन्सर्स को निकाल दें, पैसा निकाल दें, तो आप देखें इसका भी वही हाल होगा जो हॉकी का हाल होगा। अभी आपने जो सवाल पूछा था हॉकी का हाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है। हॉकी खराब इसलिए हुई थी क्योंकि उसके अंदर से पैसा निकल गया था और जो ग्लैमर है वो निकल गया था। इसमें तो ग्लैमर ऐड हो गया है T20 क्रिकेट के आने से। इसलिए हर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम इस इदारे को किसी तरीके से काबू कर लें और इस इदारे में जो रेवेन्यू सोर्स है उस रेवेन्यू सोर्स को पकड़ें। आपने पाकिस्तान के तमाम इदारों को देख लें कि वो सारे जो हैं हुकूमत के मोहताज हैं, लेकिन आपने शुरू में बिल्कुल बात ठीक की कि ये वाहिद इदारा है जो कि इंडिपेंडेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नंबर 1 इसे ए पॉलिटिकल होना चाहिए, नंबर 2 ऑटोनोमस इदारा होना चाहिए। लेकिन मसला ये ना, इन सारे कामों के लिए काशिफ शब्बीर साहब एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे यहाँ सिलेक्शन का तो अमल है, इलेक्शन का अमल नहीं है चेयरमैन के लिए। हम इसी को तो रोक रहे हैं।
ऑटोनमस, जब आप इसको ऑटोनॉमी देंगे, इस इदारे को ऑटोनमस होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें से निकल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये इदारा जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। फिर इलेक्शन भी होगा, फिर जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि टेन्योर होना चाहिए 4 या 5, व्हाटएवर जो भी फिक्स करें, टेन्योर वो पूरा सर होना आपके चाहिए। पड़ोसी मुल्क फिर वो में है 4 साल पूरे करके जाता है बंदा, हमारे यहाँ हमारे नहीं होता। पड़ोसी मुल्क में तो बड़ा कुछ हो रहा है जो हम, इसीलिए देख लेना हमारा हाल क्या है। इसलिए देख, जब शुरू में आप मेरी पहले जो आपका सवाल था, मैं उसमें आपकी यही बात कर रहा था कि इन्हीं सब वजूहात की वजह से हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस दुनिया के आगे घुटने टेक देते हैं। लोग हमारे ऊपर चढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनका स्ट्रक्चर पीछे है ही कोई नहीं। जब तक स्ट्रक्चर आप प्रॉपर नहीं करेंगे और आपका मामला सही नहीं होगा, कितने बच्चों का मुस्तकबिल इन्वॉल्व है इस क्रिकेट के साथ, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, उनको आए दिन सबसे बड़ा मसला तो ये है काशिफ शबीर साहब, इस तरह के फैसलों से, जो नसीम भाई ने शुरू में बात की थी ना, खदशात वही हैं कि इस तरह के फैसलों से टीम पर क्या असर पड़ता है। नसीम भाई, हम ये देखते हैं कि हम लॉबिंग नहीं कर पाते, हम पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ बोर्ड्स के साथ दोस्तियाँ नहीं बढ़ा पाते। उसकी बड़ी रीज़न में मेरी नज़र में तो यही है कि हमारे चेयरमैन का कोई टेन्योर पता नहीं होता। अभी वो आए, ICC के हेड्स आए, वो जिस चेयरमैन से मिल के चले गए, जो बातें हुई वहाँ पहुँचे तो चेयरमैन बदल गया। बिल्कुल अरसान भाई, अभी जो बात हो रही थी ना, तो ये तो क्रिकेट तो चले, फिर बाकी पैसा है और बहुत सारी लाइमलाइट्स है तो चल रहा है। हमारे यहाँ हाल ये है कि अगर फीफा जो है वो मुदाखलत ना करे ना, तो आपके चेयरमैन, इसके भी फीफा के यानी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर बनने के लिए भी कत्लो गारतगरी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि टूर मिलते हैं और जाना पड़ता है। IOC में अगर आप इतने अरसे झगड़ा चलता रहा जनरल आरिफ हसन, जनरल असद शाही का, 2 पैरेलल एसोसिएशन बन के चल रही है। अगर IOC बीच में मुदाखलत नहीं करती ना, तो यहाँ पर 6 पैरेलल एसोसिएशन बन गई होती। ऐसा ही है। ये हाल है हमारी नेशन का। आप जिस तरीके से लड़ते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर भी क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट इतना लाइमलाइट में है कि बहुत जरा थोड़ा सा आप कहें कि सोफिस्टिकेटेड वे में जो है वो वारदातें करते हैं कि किसी तरीके से हम इन हो जाए। वहां पर तो सोफिस्टिकेटेड वो भी वे भी नहीं था, वहां तो झगड़े हुआ करते थे। आप सिर्फ इंटरनेशनल नसीम भाई अभी तक हो रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने सही मिसाल दी, चूंकि आप जानते हैं ना स्पोर्ट्स को, उसके बेसिक्स को। हमारी जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसके धड़े बने हुए इतने सारे। अभी 34 नेशनल गेम्स में डिपार्टमेंट एक दूसरे के गुत्थम गुत्था होते रहे हैं। बिल्कुल यही मामला है। फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है आपस की पॉलिटिक्स ने। जो ऑफिशियल्स की पॉलिटिक्स है उसमें खिलाड़ी धड़ों में बढ़ गए। जब वो धड़ों में बढ़ जाते हैं तो फिर जब वो एक जगह पे मर्ज होते हैं तो उनके दिल मर्ज नहीं होते। हमने धड़ाबंदी में अपने स्पोर्ट्स को लेके जा रहे हैं। ये धड़ेबंदी की जगह नहीं है। धड़े बनाने भाई सियासत में बनाओ, धड़े बनाने आपने और बहुत सारे उमूर मौजूद है। नई खेलों में आप इसको इन्वॉल्व करो, इसको थोड़ा सा रहने दें। अब हम अपने बच्चे को क्या दे रहे होते कि तुम इस पैरेलल एसोसिएशन से खेलोगे या इस पैरेलल एसोसिएशन से खेलोगे? कौन सी पैरेलल एसोसिएशन को हुकूमत की ईमा हासिल है? लेकिन अब सेम लाइक इन क्रिकेट के एकदम से तब्दीलियां आप होती चली गई। नजम सेठी साहब मुख्तलिफ उम्मीद लेकर आए थे, वो काम कर रहे थे। अब ज़का अशरफ साहब आएंगे, वो मुख्तलिफ उम्मीद और मुख्तलिफ काम करते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन उस बेहतरी की में कोई कंटिन्यूएशन नहीं है कि वो एक तसलसल नहीं है कि उस बेहतरी को लेके आप चलेंगे। अभी जो रीजन के हवाले से क्या तब्दीलियां करते हैं ये देखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ज़का अशरफ साहब को जरूर एक मशवरा दूंगा कि इंटरनेशनली कम अज कम हम एक पेज पर हो, हमारा मजाक ना बने। वाह, एक चीज़ है नसीम भाई, एक ब्रेक लूंगा, मैं आकर इस पर बात ज़रूर करूंगा। ये जो फैसले हुए एशिया कप के और अब आगे जो हमने जो कुछ ICC के साथ तय किया है चैम्पियंस ट्रॉफी का, वो और फिर इंडिया को यहाँ बुलाना है नहीं बुलाना चैम्पियंस ट्रॉफी में, कैसे चलेगा मामला, इन फैसलों को कितना लॉन्ग लास्टिंग अब हम देख रहे हैं जो फैसले नजम सेठ साहब कर गए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल छोड़ा था उस पर मैं बात करूँगा। शुरू करूँगा मैं काशिफ शबीर साहब से। काशिफ शबीर साहब, क्या असर होगा उन फैसलों पर जो फैसले हो चुके हैं नजम सेठी साहब के दौर में? अब तो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप तो खेलना ही खेलना है, उसके बाद है चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप वाला मामला। चलें वर्ल्ड कप को तो मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, वो तो गवर्नमेंट की कोर्ट में है ये बॉल, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला तो अभी का पूरा अब इस मुसीबत में पड़ गया कि क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कैसे मनाएंगे, कैसे आप इंडिया को कहेंगे भाई आके खेलो, आप तो चले जाते हैं खेलने।
एक सॉवरेन गारंटी देते हैं जब आप किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, फैसला करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस फैसले में कोई भी तब्दीली आएगी, वो तो जूं का तूं वैसे ही चलेगा। एशिया कप का मामला तो फाइनल हो चुका है, आईसीसी ने पूरी आइटिनरी जो है वो जारी कर दी हुई है, तो वो 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे, वो तो एज इट इज चलेगा। असल इशू है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा। नजम सेठी का कहना यह था कि हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है बात तो फिर हुकूमत पाकिस्तान पे चली जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। और सबसे जो क्रिटिकल इशू है वो है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब हमने दुनिया को एक रास्ता दिखा दिया हाइब्रिड मॉडल का, और ये भी कहा कि हमने हाइब्रिड मॉडल खुद दिया और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कोई पता नहीं, जिस तरह के मसल्स हैं इंडिया के, और जो जितना वो पॉलिटिकली और क्रिकेट की डिप्लोमेसी में जितना वो स्ट्रांग है, हो सकता है वो ये वहां पर भी कह दे कि मैं जो है पाकिस्तान नहीं जाऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। हो नहीं सकता, वो करेगा यही होगा। हो नहीं सकता, इंडिया ने तो वतीरा बना लिया है लेकिन ना, इसलिए तो हम तबाह करना है। अगर आपको याद हो कि शुरू के प्रोग्राम से हम यही डिस्कस करते थे कि पाकिस्तान को ये हाइब्रिड मॉडल देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप एशिया कप की कुर्बानी दे देते उस वक्त, तो हो सकता है आपके लिए आने वाले वक्त जो है आसान हो जाता, वर्ल्ड कप आसान हो जाता। बगैर इंडिया के करवाते एशिया कप, ये भी तो प्रॉब्लम था ना। एसीसी में वो बैठे हुए इंडियंस, क्या कहते हैं नसीम भाई? देखिए, एशिया कप में बगैर इंडिया तो नहीं हो सकता ना। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को मेजबानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा इंडिया भी है, तो पाकिस्तान इंडिविजुअली इंडिया को बाहर नहीं कर सकता। ये बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। मैं तो इंटरनेशनली बात कर रहा था कि आप देख रहे हैं, आपको याद होगा जब 2014 में ज़का अशरफ साहब गए थे, मेरे ख्याल में 14-15, जब नजम सेठी साहब आए थे, उस वक्त बिग 3 का इशू चल रहा था, और उस बिग 3 के इशू को ज़का अशरफ साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ था कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ज़का अशरफ साहब जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ 7 मुल्क थे, और जिस वक्त नजम सेठी साहब ने सरबराही संभाली थी उस वक्त 3 मुल्क थे, और उसके बाद 2 भी चले गए थे और हम अकेले खड़े हुए थे। तो उस वक्त मानना एक जरूरी हो गया था। तो कहने का मकसद है कि जो हमारे यहाँ ये चीज नहीं है कि मुझे होता है ना WWF में कि एक पहलवान जाता है तो दूसरा हाथ मारता है तो वो ग्राउंड में आता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, वहां पे तीनों चारों एक साथ ही कूद जाते हैं अपने बंदे लेके, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम चुन चुन के, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो, अब भाई अब जब ये लोग आएंगे अंदर, इस जो नजम सेठी साहब हो या कोई भी हो XYZ, उसके बाद वो देखेंगे शकील शेख का आदमी कौन है, उसके बाद वो देखेंगे अच्छा जी ये आदमी सेठी साहब का है, अच्छा ये जो है वो इसके करीब था, उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मजबूरी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई आदमी न्यूट्रल रहता है किसी इदारे में, उसकी तरक्की नहीं होती, वो चाहे कितना भी कॉम्पिटेंट हो, जब तक वो किसी भी लॉबी का हिस्सा नहीं बनेगा, उसकी तरक्की का लेवल वो नहीं होगा। उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ रही होगी, जो लॉबी का हिस्सा होगा, चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सही बात है, आपने बड़ा सही कहा सर, वरना आप लॉबी का हिस्सा होंगे तो जाकिर खान साहब की तरह लंबा अरसा टिकेंगे। फिर इतना बड़ा तजाद क्यों है अरसलान भाई? मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जरा थोड़ा सा तो आप ख्याल करें इस कौम का। आप जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो कोई भी न्यूट्रल रह के काम नहीं कर सकता किसी भी इदारे में, वो न्यूट्रल है तो समझते बस ठीक है, इसकी 10,000 रुपए तनख्वाह बढ़ा दो, भाई बैठा रहे तो ना वो तरक्की कर पाता है। और जितने चापलूस किस्म के लोग होते हैं जो लगे हुए होते हैं बिल्कुल साथ में, वो इसी रैपिडली तरक्की कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो किसी एक जगह पे जाके पता चलता है ये इनका बंदा है, वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान में वो इतना अर्न कर जाते, तो ये सिस्टम को सही करना पड़ेगा। ज़का अशरफ साहब अगर आ रहे हैं तो ये ना देखें कि ये नजम सेठी साहब का आदमी, ये उनकी टीम में किसी बंदे का आदमी। देखे ना, बहुत सारे रीजन शकील शेख साहब के करीब होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है रीजन्स की सतह पे। अब जो करीब होंगे ना उनके, वो टारगेट हो रहे होंगे। जो उनसे दूर थे, जो उनकी टांगे खींच रहे थे, अब वो इधर करीब हो जाएंगे। अब इसमें कॉम्पिटेंसी कहाँ चली गई, इसमें मेरिट कहाँ चला गया? इसमें भाई अरसलान बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं इतना अच्छा काम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी लॉबी स्ट्रांग है। अरसलान साहब बहुत नीचे है, मैं बहुत ऊपर दिखाई दे रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम मेरिट का कत्लेआम करेंगे ना। चले थोड़ी सी एशियस पे बात कर लेते हैं। बड़ा मजे का मैच हुआ नसीम भाई, एशियस वाला, उस पर भी बात करते हैं। कहाँ जी काशिफ भाई,
थोड़े से फैसले गलत हो गए बेन स्टोक से, थोड़े जज्बाती हो गए, बेसबॉल वाला मामला थोड़ा ज़्यादा ही जज्बाती हो गया, या क्रिकेट को एक नई सतह पर ले गए हैं बेन स्टोक्स? मैच हारे तो पैट कमिंस ने उन्हें ताली बजा के बड़ी शाबाश भी दी है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, जिस हिसाब से ये मैच हुआ और जो दुनिया की जो थी तवज्जो इस तरफ हुई, वो सिर्फ इंग्लैंड की वजह से थी। आप देखें कि बड़ा ही इंटरेस्ट पैदा हो गया है टेस्ट मैचेस के अंदर ही, और मैं कहता हूँ क्रेडिट देना चाहिए पैट कमिंस को भी, जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ और जिस जज्बे के साथ वो खेलने के लिए आया, क्योंकि उस वक्त बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी। 57 रन चाहिए थे और 2 खिलाड़ी बाकी रह गए थे और दोनों टेल एंडर्स थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने पॉजिटिव इंटेंट नहीं छोड़ा, शॉट नहीं छोड़ी। हाँ, वो एक कैच अगर बेन स्टोक्स पकड़ लेते पैट कमिंस का, तो शायद गेम का पलड़ा बदल जाता, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा मैच हुआ। लेकिन जो मैं एक फैसला जो था ना पहले दिन का 393 पे डिक्लेयर कर देना, मेरे ख्याल है वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस फैसला था इंग्लैंड की तरफ से, और खासतौर पे उस मौके पर जब आपका एक मेन बैट्समैन जो है फॉर्म बैट्समैन खेल रहा हो, जो रूट, और उसने 100 बना लिया और एक एक ओवर में 15-15 20-20 रन बनाता जा रहा था, तो मेरा ख्याल है थोड़ा ओवर एम्बिशियस था। वो दिन निकाल देना चाहिए था और अगले दिन भी थोड़ा सा स्कोर बढ़ा लेते। वो 40-50 रन का मार्जिन तो था, वो बड़ा क्रिटिकल। लेकिन ओवरऑल टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि उसमें मज़ा बड़ा आया। नसीम भाई, एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी मैंने कि जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन को आउट क्लास कर दिया, चलने ही नहीं दिया। यहाँ पर वैसे नहीं रहा, इंग्लैंड टिकी रही, मैच बड़ा अच्छा रहा। चाहे दूसरी इनिंग में वो 175 पे 5 आउट हो गए, लेकिन वो खिला गए, मैच आगे ले गए। तो बड़ा बेन स्टोक्स में, और ये बात तो बड़ी मज़े की लग रही है मुझे, ये जो बेसबॉल कॉम्बिनेशन है इसका, कि चीज़ें डिफरेंट कर रहे हैं टेस्ट में और एक नई सोच दी है। देखिए, यहाँ से तगड़ी है, यहाँ से तगड़ी है दोनों टीमें, दिल वाइज भी दिमाग वाइज भी बहुत तगड़ी है। और उस दिन कल के मैच में अगर आप देखेंगे तो शायद अल्लाह ताला ने जीत ऑस्ट्रेलिया के नसीब में लिखी थी, वरना दोनों टीमें बिल्कुल बराबर खेली, हम पल्ला खेली है। वो एक कैच अगर स्टोक्स पकड़ लें तो वहां पे मैच बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उस वक्त भी तकरीबन 30-40 रन दरकार थे। अब दोनों टीमों का अगर मैं यहाँ पे फर्क देखता हूँ तो उसमें एक तो एंडरसन से जो एक्सपेक्टेशन थी उसपे पूरे नहीं उतर सके वो। आप शायद जिस तरह की हम एंडरसन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। ब्रॉड पे जोर बहुत पड़ गया था, रॉबिन्सन पे बहुत ज्यादा जो है वो दबाव आ गया था, इस वजह से कि एंडरसन से उस तरह परफॉर्म नहीं हो सका। दूसरे चांसेस देखिए, आप अगर आप चांसेस देखेंगे तो इंग्लैंड ने दिए, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिए। ये वो टीम है कि जो चांसेस बहुत कम देती है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कम चांसेस दिए, वो अवेल कर गए। यही कैच स्टोक्स का हो गया, कुछ स्टंप मिस हो गए, कुछ और भी कैचेस इंग्लैंड से ड्रॉप हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया। ये इंग्लैंड को सीखने की चीज होगी कि भाई आप चाहे बेसबॉल खेलें या आप कोई सी भी बॉल की क्रिकेट खेलें, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपको चांसेस मिल रहे हैं वो आपने अवेल करने, वो बहुत जरूरी है। तो कुछ चांसेस मिस कर गए, कुछ एक बॉलर उनका लैग कर गया। मोइन अली की इंजरी हो गई थी, इतना गेंद ब्रेक ले रहा था कि जो रूट को खेलना मुश्किल हो रहा था। वह मोइन अली की इंजरी जो है वो टीम को खासा पीछे ले गई। लेकिन बस मैं ही कहूंगा ये मैच बिल्कुल 50-50 हुआ है, और जो छोटी सी गलतियां थी वो मैंने बिल्कुल इसमें बता दी कि देखिए ना, उस्मान ख्वाजा का पहले ही ओवर में एंडरसन के कैच को लेने नहीं गए, हालांकि वो रूट भी खड़े रह गए और उनके साथ बैरिस्टो भी खड़े रह गए। अटेम्प्ट करते और वो कैच अगर चिपक गया, इस तरह के कैचेस विकेट कीपर ले लेते हैं। अगर वो ग्लव्स में वो गेंद आ जाती तो उस्मान ख्वाजा जितनी लंबी बैटिंग कर गए, इस मैच के हीरो तो उस्मान ख्वाजा थे। बिल्कुल सही। चांसेस इंग्लैंड ने थोड़े से मिस कर दिए, शायद वो नेक्स्ट मैच में इस पे काबू पा अच्छा, लेंगे। ये तो बड़ा कमाल है, बहुत चूंकि वक्त जबरदस्त कम है। है। मैं ये बात बड़ी अच्छी है नसीम भाई, उस्मान ख्वाजा बाहर गया, बाहर से फिर वापस आया, लड़के आया, परफॉर्मेंस पे आया, पीएसएल भी खेला हमारी आके, तब तक वो टीम का हिस्सा नहीं रहा, फिर वो लड़के आया। ये बड़ा कमाल है। काशिफ भाई क्या कहते हैं इस पे? इस तरह होना चाहिए बैट्समैन को, ये मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए बैट्समैन की। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, आप देखें कि उस्मान ख्वाजा ही मेन डिफरेंस था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और देखें जिस हिसाब से वो खेलता रहा ना, अपनी एक साइड पे जब विकेटें गिर रही हों और आप अपनी इनिंग को बना भी रहे हो, रन भी स्कोर कर रहे हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आप देखें कि मेरा ख्याल है कि शायद इंग्लैंड का थोड़ा इनडिसाइसिव डिसीजन जो था ना, नई गेंद का लेना उस टाइम पर, शायद वो भी उनको मैटर कर गया, क्योंकि उस वक्त दोनों बैट्समैन जो थे वो नए थे क्रीज के ऊपर, दोनों टेल एंडर्स थे,
अगर वहां पर नई गेंद ले ली जाती तो शायद बदल जाता, लेकिन चूंकि अब ये सारी पोस्ट मैच डिस्कशन है, इस टाइम तो आप देखेंगे नई गेंद का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो जेम्स एंडरसन करते हैं, और दूसरी नई गेंद पे जेम्स एंडरसन को मौका ही नहीं दिया गया। बेन स्टोक्स ने रॉबिन्सन को लेकर आए, और क्योंकि अगर उनकी स्विंग हो रही होती शायद मैच बदल जाता, लेकिन जिस तरह अभी बात हुई कि 50-50 वाली बात है, दोनों बिल्कुल बराबर की टीमें थी, एक गेंद अच्छी जो है वो मैच को यहाँ से वहां कर सकती थी और मैच बदल सकता था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और काशिफ शबी क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। तमाम तर डिस्कशन क्रिकेट, उसके मैटर, देशेज, इन सारी चीज़ों पर की। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।